डिस्कशन करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। ओके क्लास, सो अभी हम 2024 नीट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और अभी हम जो पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसका अभी क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू। तो आपने ये देखना है कि कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पर है। तो आपसे बोल रखा है नो हीट एक्सचेंज। तो जहाँ कहाँ पर आपका हीट एक्सचेंज नहीं होता दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट है उसका तो आंसर क्या बन गया, डी बन गया, ठीक है। अगर हम बोलते कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो प्रोसेस आपका कांस्टेंट टेम्परेचर में कैरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल आपका ये बन गया, तो आंसर क्या बन गया आपका, टू का क्या बन गया, आपका बन गया ए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक का मतलब जो आपका थर्ड है उसका आंसर क्या बन गया आपका, आइसोकोरिक बी। तो अभी आप ऑप्शन यहीं से मैच कर लो, ठीक है। तो अभी आपका क्या हो गया, आपका जो फर्स्ट है, ठीक है, जो ए है इट शुड बी वन, ठीक है। यहाँ पर हमने आइसोथर्मल की बात करी, आइसोथर्मल हमारा ये हो गया, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ए हमारे यहाँ पे सेकंड होना चाहिए, तो ये रहा सेकंड, ठीक है। तो ए हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो यही एक ऑप्शन है, तो उसका मतलब यही होना चाहिए आंसर। तो हम बाकी भी देख सकते हैं, बी, बी इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का ऑप्शन क्या देगा, थ्री, कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है। सी आइसोबारिक, तो और आइसोबारिक का ऑप्शन क्या देगा, कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और डी आपका क्या बन जाएगा, नो हीट एक्सचेंज, ठीक है। तो डी का आंसर आपका यहाँ पे वन है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, वन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। तो हीलियम एटम्स के आपको हाईएस्ट नंबर बताने किसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम ये चेक कर ले कि भाई किसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी वहीं पे मैक्सिमम होगा, यस और नो। तो अब देखते हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं 4 ग्राम हीलियम की, ठीक है। 4 ग्राम हीलियम का मतलब कितना हो गया, हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है हीलियम का वो बन जाएगा 4/4 1। तो वी हैव 1 मोल हियर, ठीक है। ये आपको बोल रहा है 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी। और तो इसका मतलब यहां पर जो हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा वो बन जाएगा 22.27 अपॉन पे 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी लेस देन 1 मोल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये लेस देन 1 मोल आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना, 4 मोल्स है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका 4 यूनिफाइड मास दे रखा है, मतलब ये आपका एक एटम है, दिस इज वन एटम, है ना। एक एटम हीलियम, एक हीलियम एटम का मास कितना होता है, 4 AMU। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका एक हीलियम एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वन हीलियम एटम है ये। तो किस केस में आपके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा है, जहां पर आपको 4 मोल्स दे रखे हैं। और वो कौन सा है आपका, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द रिएक्शन 2A इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस C, Kc इज दिस मच, आपको Kc का वैल्यू इतना बता रखा है, ठीक है। एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ये आपको क्या दे रखा है, आपको कंपोजिशन दिखा रखा है, या आपको बता रखा है कि कंसेंट्रेशन ABC कितना है एट एनी टाइम। तो आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये किसी भी टाइम का वैल्यू है, तो हम यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्यू की बात कर सकते हैं। ये हमारा रिएक्शन क्वोशंट होगा, रिएक्शन क्वोशंट यहाँ पर क्या होगा, बी इंटू सी अपॉन पे ए स्क्वायर। अब इधर अगर आप देखो तो इन सब का जो कंसंट्रेशन है वो तो सेम ही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आने वाली है, अगर मैं इन सबकी वैल्यू रखूंगा इट विल बी 1। और हमें जो केसी दे रखा है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है वो 4 × 10⁻³ है। तो यहां पर हमारा जो क्यू का वैल्यू आ रहा है ये ग्रेटर देन केसी है। और अगर हमारा रिएक्शन क्वोशंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन हमारा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन, मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आंसर क्या आ गया आपका, चेक कर लेते हैं। रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विद एर्हेनियस इक्वेशन। तो भाई एर्हेनियस इक्वेशन के लिए हमें बताना है ln k वर्सेस 1/t का कौन सा प्लॉट सही है।
ओके, तो अभी देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास ये होती है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको ध्यान है तो हमें यहाँ पर एल एन के और 1/t का प्लॉट बनाना है। तो क्या करें, हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये इक्वेशन कैसी हो गई, ये हो गई इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। पर यहां पर जो m है वो है माइनस ई ए बाई आर। एम क्या है हमारा, माइनस ई ए बाई आर है स्लोप। ये कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारा स्लोप क्या हो गया इधर, नेगेटिव आ रहा है। तो हमें यहां पर स्ट्रेट लाइन दिखेगा विथ सम इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो ये आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच रिएक्शन इज नॉट, बस ध्यान देना यहां पर नॉट पूछा है, ठीक है, कौन सा इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज दिखेगा आपको दो स्पीशी का, एक का इंक्रीज करेगा दूसरे का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इसका जीरो, इसका +1 और इसका -1 हो गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन, बिकॉज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर हम यहां पर बात करते हैं बच्चा, यहां पे बेरियम का है +2, क्लोरीन का है -1, सोडियम का है +1, ठीक है। सल्फर का अगर आप काउंट करना चाहोगे तो ये +6 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर इसका है -2। हमने हर स्पीशी का चेक कर लिया। और बेरियम का यहां पर अगर हम देखेंगे स्टिल +2 है, यहां पर कितना, यहां पर इसका अभी भी +6 है, यहां पर इसका कितना -2 है, इसका +1 है और इसका -1 है। तो अगर हम यहां पर देखें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब बाकी में देख सकते हो अगेन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट एक का इंक्रीज और दूसरे का डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि हम यहां पर देख ले, ये 0 है, ये +2 है, ये +2 हो गया और ये 0 हो गया। तो यहां पर देखो इसका रिडक्शन हो गया और इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये चीज समझ में आया। अब यहां पर अगर हम बात करें, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, इसका कितना है 0। आयोडीन का, यहाँ पे आयोडीन का +5 हो गया और क्लोरीन का 0 हो गया। तो देखो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो गया, रिडक्शन, अगेन है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी हमारा वो रिएक्शन है जहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपसे बोल रखा है कि अगेन हमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये। तो आपका बोल रखा है 1 मोल ऑफ H2O टू O2 3F 2F 1F 5F। तो हमें यहां पर ही देखना है कि कितने नंबर्स ऑफ फैराडेज हमें रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस टू अकर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। तो बच्चा अगर हम यहां पर देखें 1 मोल बोला हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन का -2 से 0 की तरफ जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर, है ना। O2- से क्या हो रहा है, +0 पे जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2 फैराडे। क्या हो गया, 2 फैराडे। तो ए का ऑप्शन बन जाएगा आपका 2 फैराडे का सेकेंड। ठीक है, बी में बात करते हैं 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2Mn2 प्लस। तो यहां पर अगर हम देखें तो +7 से Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर कितना है, +7, और ये किस में जा रहा है हमारा, ये +2 पे जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, और 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 5 फैराडे। तो 5 फैराडे क्या हो गया, ये हो गया। तो बी का आपका क्या आ गया, 4 आ गया। अब कैल्शियम की, इसकी कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम आपको बोल रखा 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। अब भाई यहां पर इसकी +2 और यहां पर 0, तो +2 से 0 जा रहा है, मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर 1 मोल कैल्शियम मेरे साथ होगा, 1 मोल कैल्शियम मेरे पास होगा, सो वी नीड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर इधर कितने का पूछ रखा है, 1.5 मोल्स। तो 1 मोल के लिए अगर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1.5 के लिए कितना होगा, 3 मोल्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी का फर्स्ट। तो आप यहां से ऑप्शन टिक कर सकते हो। ए सेकंड यहां पर दिया, तो ये दोनों तो देखते कैंसिल हो गए। ठीक है, अब B4 यहां पे दे रखा, C1 यहां पे दे रखा है, तो ये आंसर हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है ये चीज। तो यहां पर सिंपली आपने ये देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा चेंज आ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। फिर से ध्यान देना, यहां पर ये पूछा गया है कि
किस केस में नॉट इक्वल होगा? हम सबको पता है केपी और केसी जो होता है वो आपका कुछ ये है रिलेशन, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी। तो जिस केस में डेल्टा एनजी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट एंड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट, जिस केस में जीरो होगा, है ना, उस केस में केपी केसी बराबर होते हैं। तो बस हमने वो ऑप्शन देखना है जहां पर डेल्टा एनजी जीरो के बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ पर 1 मोल ऑफ CO2 1 मोल ऑफ H2O, तो इधर 2 हो गया, और इधर कितना हो गया 1 मोल ऑफ H2 1 मोल ऑफ CO, अगेन 2 हो गया, 2 माइनस 2 इज 0, तो डेल्टा एनजी इधर 0 है, डेल्टा एनजी इधर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नॉट पूछा है। ठीक है, ये ध्यान देना। यहाँ पर देखो ये 1 हो गया, ये भी 1 है, 1 मोल 1 मोल, और ये कितना 2 मोल है, तो इसका 2 हो गया, अगेन डेल्टा एनजी कितना होगा 1 + 1 - 2 विच इज 0, तो ये भी आंसर नहीं है। इधर अगर हम बात करते हैं तो ये 1 मोल और ये 1 मोल, इसका स्टोकियोमेट्री 1, इसका स्टोकियोमेट्री 1, और इसका भी 1, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 + 1, प्रोडक्ट का प्लस कर लिया हमने, माइनस पे रिएक्टेंट का 1, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इस केस में केपी केसी की वैल्यू डिफरेंट होगी। इस केस में आपका केपी केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। The Henry's law constant values of three gases in water are 145, 2 into 10 raised to power -5, and 35 kilobar respectively. The solubility of these gases in water follow the order. तो आपको KH देकर solubility पूछा, और हम सबको पता है solubility is inversely proportional to KH. Solubility of gas in a liquid आपका किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, KH का, मतलब हायर द KH लोअर इज द solubility। तो सबसे ज्यादा KH किसका है, उसका है ए, तो ए सबसे लास्ट रहेगा। ठीक है, उससे ज्यादा किसका है, सी का है, तो सी आपका उसके बाद आएगा, और सबसे कम किसका है, बी का है, तो बी सबसे पहले आएगा। तो जिसकी वैल्यू सबसे कम है KH की वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल। ठीक है, तो BCA, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n is equal to 1 for helium ion is -x joule, then that for an electron in n is equal to 2 state for beryllium 3 plus ion in joule is। तो वो आपसे बेरिलियम आयन की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, कितनी होगी। और हम सबको पता है कि जो एनर्जी होती है En वो किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन पे एन स्क्वायर जूल, यही होता है। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम पहले लिख लेते हैं हीलियम आयन का एनर्जी, तो हीलियम आयन का एनर्जी इस तरह से लिख लिया, नीचे लिख दिया हमने बेरिलियम आयन का एनर्जी, हम रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। और जब रेशियो लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमने इनका रेशियो लेना है। अब Z क्या, आपका Z एटॉमिक नंबर है। अब बच्चा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर चला गया, अपॉन पे N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहां पर आपको N 1 बता रखा है, तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर इनटू, अब इसका लिखते हैं बेरिलियम का, बेरिलियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना है बताओ, कितना है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, और आपको यहां पर कौन सा एन बोल रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो अगर आप इनका रेशियो लोगे तो 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, तो 4 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बेरिलियम आयन की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हीलियम आयन हियर, एंड विच इज इक्वल टू -x, विच इज इक्वल टू -x। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहां पर आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ओके फाइन। एमएल, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के दे रखा है। एमएल किसको रिप्रेजेंट करता है, एमएल रिप्रेजेंट करता है आपका ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को, है कि नहीं है। एमएस किसको रिप्रेजेंट करता है, एमएस रिप्रेजेंट करता है आपका ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एल क्या रिप्रेजेंट करता है, एल रिप्रेजेंट करता है आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल को। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल को। तो A3B4, 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 तो ए और डी में से कोई आंसर हो सकता है। C is 1, C is 1, C is second, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे मार्क कर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आपका बुक से। अब आपसे पूछ रखा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
was treated with 25 ml of 0.75 molar HCl solution, the mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to। तो आपसे पूछा गया है कि अगर हम NaOH को HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो कितना मास NaOH का अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl। दिस इज द रिएक्शन। अब यहां पर हमें बोल रखा 1 ग्राम, तो यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स इनका कैलकुलेट करते हैं। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, है ना, 23 + 16 + 1, तो ये हो जाएगा 1/40। 1 ग्राम दे रखा है तो हमारे पास इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना 1/40। अगर मैं HCl की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है बच्चा, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स, 0.75 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻³ ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से 75 से डेसिमल हटाऊं तो ये 100 हो जाएगा। जहां पर इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 और 4। अब इस 10⁻⁻1 से मैं एक -1 को नीचे ला रहा हूं तो ये 40 हो जाएगा, है ना, और ऊपर ही क्या रह जाएगा आपका 10⁻²। तो 75 इंटू 10⁻² करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सॉरी नॉट माइनस 0.75/40, ये वैल्यू आ गई। तो आप खुद देख सकते हो यहां पर ये 1/40 है और ये 0.75/40 है, तो ऑब्वियसली ज्यादा है इधर, है ना। और कितना बचेगा ये, इसका मतलब NaOH अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ NaOH माइनस पे द अमाउंट ऑफ HCl, और ये कितना हो गया 0.25/40 मोल्स। अब बच्चे यहां पर देखो 40 जो है, 40 इज द मोलर मास ऑफ NaOH, तो इसका मतलब 0.25 क्या होगा, इट्स अ गिवन मास, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट इंप्लाइज W अनरिएक्टेड क्या हो जाएगा 0.25 ग्राम और 250 mg, और 250 mg। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल रखी गई है, बस थोड़ा सा आपने यहाँ पर ध्यान देना, इस पर कैलकुलेशन कुछ ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, भाई एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो हमें ये बताना है कि एंट्रोपी कहां पर इंक्रीज करके, हम सबको पता है जहां पर भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा दिखेंगे आपको प्रोडक्ट साइड में, वहां पर एंट्रोपी बढ़ रही होगी, सिंपल सा। अ लिक्विड इवेपोरेट्स, तो लिक्विड को हम गैस में चेंज कर रहे हैं भाई, तो आपका यहां पर एंट्रोपी बढ़ेगी, यहां पर एंट्रोपी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टल सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 टू 0 केल्विन, भाई हमने टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे तो इंक्रीज हो रही है लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, तो ये नहीं है। 2Na सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टिंग टू सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O गैस। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये H2O गैस आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट ऑन द प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर भी एंट्रोपी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो ये सही है। ठीक है, डी में क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ Cl2 इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ Cl, अगेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अगेन एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर बनेगा हमारा A, C एंड D, A, C एंड D, so this is the answer। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इस पे बात करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यूज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिशंस, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। आई थिंक आंसर पता लग रहा है ना, हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, ln K2/K1 इज इक्वल टू -EA/R 1/T2 माइनस 1/T1। अब आप खुद सोचो कि अगर हमें यहाँ पर K2/K1 की वैल्यू पता हो T1 T2 पर, तो EA तो आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूले से पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 atm टू 10 atm इज। देखो बच्चा, वैसे इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंशन बोल दिया है, और एक्सपेंशन में वर्क डन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता नेगेटिव। कितने ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव में दे रखे हैं, एक ही दे रखा है, तो यही आंसर होना चाहिए। और इसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, आपको रिवर्सिबल आइसोथर्मल बोला है, तो W क्या होगा, W हो जाएगा -nRT
ln P1/P2, P1/P2 प्रेशर के टर्म्स में दे दिया है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा हमारा 1 मोल दे रखा है, ठीक है। और आपका R इज 2, क्योंकि कैलोरी आपको बता रखा है और R की वैल्यू 2 यूज करने को कही है, और टेम्परेचर इज 298, टेम्परेचर इज 298। ln P1/P2, P1 कितना है भाई, P1 है 20/10, तो ये ln 2 हो जाएगा। तो ln 2 पे आपकी वैल्यू आएगी 1 × 2 × 298, और ln 2 कितना होता है 0.693। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो आंसर आपका इसके क्लोज आएगा, इसके क्लोज आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका 413 नेगेटिव पे आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इधर काम नहीं करना था, फॉर्मूले पे सिर्फ वैल्यू लगानी है। इवन आप बिना सॉल्व किए भी इसको टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound X contains 32% A, 20% B, and the remaining percentage of C. Then the empirical formula of X is, तो आपसे empirical formula पूछ लिया X का। Moreover आपको atomic mass दे रखा 64, 40 and 32, कोई इशू नहीं है। तो बच्चा क्या करेंगे भाई, हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले ये कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन होता है, 100 ग्राम एक्स होगा, तो उसके अंदर हमारे पास कितना कितना होगा, इन 100 ग्राम एक्स कितना होगा, ए हो जाएगा हमारा 32 ग्राम, है ना। बी हो जाएगा हमारा 20 ग्राम, और सी कितना है, इन दोनों का सम का डिफरेंस, 100 में से डिफरेंस कर लेंगे इन दोनों का, तो वो आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 52, तो 48 ग्राम, है ना। इन दोनों का वैल्यू 52 आ रहा है, 100 में से माइनस करोगे 48% आपका सी आ जाएगा, तो इट इज 48 ग्राम। अब हमने क्या करना है, इनका इनका हमने नंबर ऑफ मोल्स बना लेना है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, देखो ये भी 32 है, ए कितना है, ये यहाँ पे 64 है, ये 32 है, तो 32/64 0.5, ठीक है। बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा था, 20/40 0.5, और सी का कितना आ जाएगा 48/32 1.5। अब हमें इन्हें सिंपलेस्ट रेशियो पे चेंज कर लेना है, तो कैसे चेंज करेंगे, अभी अगर हम यहां पर इनके रेशियो को लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1:1:3, है ना। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB C3, AB C3, तो ऑप्शन डी इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रखा हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स का मतलब हो गया 4 टाइम्स इंक्रीज आ रहा है, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। गिवन R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड log 4 इज 0.6021। तो बेसिकली लॉग की वैल्यू दे रखी, तो हम लॉग में लिख लेते हैं इसको। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चा आपका, ये होता है log K2/K1 इज इक्वल टू -EA अपॉन पे 2.303R, तो ये हो जाता है 1/T2 माइनस पे 1/T1, ऐसे ही है। अब हमसे बोल दिया रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, तो K2/K1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब माइनस ये कितना है हमारे पास, अच्छा ये तो हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पे हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314, और T2 इज 57 डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया, 27 कितना होता है 300, तो उसमें 30 ऐड कर दो, तो 1/330, माइनस पे क्या हो जाएगा 1/300, ठीक है। अब इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये माइनस पे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log 4 कितना आपका, log 4 आपको दे रखा 0.6021 इंटू पे 2.303 इंटू पे 8.314 इंटू 330 इंटू 300, और अपॉन पे आ जाएगा 330 माइनस 300 इज 30, आ जाएगा। तो इसको और इसको कैंसिल करोगे तो 10 हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो आएगा 38040 जूल पर मोल के आसपास। तो जिसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 38 किलो जूल पर मोल। तो आंसर आपका ये आएगा, क्या आएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सोल्यूशन। ओके भाई, यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन का प्लॉट दे दिया आपको, प्लॉट, ठीक है।
ओके, फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्लोप ऑफ 25.73 लीटर बार पर मोल। तो स्लोप का वैल्यू ये बता रखा है। तो आपसे पूछा गया द टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजरमेंट इज डन। तो आपसे पूछा गया किस टेम्परेचर पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया होगा अगर जो स्लोप है ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन के प्लॉट का वो इतना है। तो पहले तो हम प्लॉट की बात करते हैं कि यहाँ पे स्लोप है क्या। हमारे पास जो पाई का और कंसंट्रेशन का रिलेशन है वो तो ये है। अब यहां पर हमने क्या करना है, हमने प्लॉट बनाना है किसके बीच में, पाई और कंसंट्रेशन। तो पाई इज वाई एंड कंसंट्रेशन इज एक्स और आर टी कॉन्स्टेंट है यहां पर, तो ये हो गया ऐसे। तो हमारा एक कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया है ना, स्ट्रेट लाइन आ गया प्लॉट। स्ट्रेट लाइन प्लॉट हमें मिलेगा जहां पर जो हमारा स्लोप है, स्लोप ये हमारा क्या हो गया, आर टी। ये हमारा क्या हो गया, आर टी। और स्लोप की वैल्यू हमें बता रहे हैं इट इज 25.73। इट इज 25.73। तो इसका मतलब टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 25.73। अब अच्छा देखो, वैसे क्वेश्चन में भी दे रखा है लेकिन आप लीटर में, वॉल्यूम में, बार प्रेशर में, तो ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू यूज करोगे, 0.083। ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी कुछ आएगी 310 केल्विन तक। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 310 केल्विन तक आएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 37 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग दिस मच एम्पियर। ओके, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, फ्राइडेज लॉ के ऊपर। तो आपसे बोला गया कि हमने इतना करंट पास कराया है फॉर दिस मच टाइम। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट होगा वो कितना होगा। तो भाई अमाउंट ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, हमें किस में निकालना है, ग्राम पे निकालना है। ठीक है, ये भी ग्राम पे ही होगा, तो ये हो जाएगा जेड आई टी। क्या हो जाएगा, जेड आई टी। और जेड क्या होता है आपका, जेड होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन पे 96500 इंटू आई कितना है हमारे पास, चलो लिख लेंगे अभी, और ये टी हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका मैं मोलर मास बता दिया 63। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन पे वैलेंसी फैक्टर, और कॉपर का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अच्छा यहां पर एक चीज का ध्यान देना है, हम 96500 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन बोला गया लेने को, ये 96487 लेने को का है। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 96487 इंटू आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू 9.6487 इंटू पे 100, इंटू पे 100। ठीक है, टाइम इतना है, तो इसको अगर मैं हटा देता हूं तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो ये पूरा कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 है ना, 31.5, और ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻²। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.315 ग्राम, 0.315 ग्राम। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द आंसर हियर। ठीक है, हो गया। चलो, तो अब हम इसे, ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके इधर कैलकुलेशन बेस्ड है, जहां पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, काम का है, क्वेश्चन बहुत सरल, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इधर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिमांड है। ठीक है, डिमांड करती है कैलकुलेशन की क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है कि हमारे पास समझो एक रिएक्शन वेसल है जिसके अंदर N2 का कंसेंट्रेशन इतना है, O2 का कंसेंट्रेशन इतना है, और NO का कंसेंट्रेशन इतना है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमें बोल रखा है एट इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम के दौरान हमारे पास इतना इतना क्या है, कंसंट्रेशन है। अब आपसे बोल दिया कि अगर हम इस रिएक्शन के लिए 0.1 मोल पर लीटर एनओ लेते हैं, ठीक है, क्लोज वेसल में, तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हम के निकाल देते हैं यहां से, क्योंकि हमें क्या बता रहा है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर केस पे, समझो ये रिएक्शन हम कहीं और कभी और स्टडी कर रहे होते, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतना इतना हमारा क्या हो गया, आपका कंसंट्रेशन आ रहा है ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो वैल्यू सेम ही होगी ना, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, भले कंसंट्रेशन ये रहे या इनिशियल कंसंट्रेशन एनओ का ये रहे, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा, है कि नहीं है। तो पहले हम क्या कर लेते, इधर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते और फिर उसको यूज कर लेंगे इस वाले पार्ट पे। तो अगर मैं यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं तो केसी क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा N2O2 अपॉन पे NO², ये हो जाएगा। तो अगर हम इनकी वैल्यूज डालें तो ये हो जाएगा हमारे पास N2 इज 3 × 10⁻³
into O2 is 4.2 into 10 raised to power minus 3 और NO square is 2.8 into 10 raised to power minus 3 the whole square। तो देखो 10 रेज टू पावर माइनस 3 तो पावर कैंसिल है ना, 10 रेज टू माइनस 3 तो ऊपर नीचे कैंसिल पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कुछ इतना, ठीक है, बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 2.8 इंटू 2.8। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्लोजली 1.6 के आसपास आएगी, ठीक है। कितनी आएगी? 1.6 के आसपास वैल्यू आएगी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है 1.6, हमने निकाल लिया। अब हम यहां पे चलते हैं, तो हमें ये रिएक्शन दे रखा है 2NO गिव्स N2 प्लस O2, N2 प्लस O2। अब अच्छा यहां पर देखो हमें बोल रखा है कि इनिशियली हमारे पास टाइम 0 पर, मतलब हमारे पास ये 0.1 है, तो ये दोनों 0 0 है। तो अगर मैं बोलता हूं कि एट इक्विलिब्रियम ये कितना हो गया 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, तो देखो ये ट्वाइस था तो ये 1 हो रहा है, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, अल्फा बाई 2, 0.1 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर k का वैल्यू अभी लिखता हूं तो k का वैल्यू क्या होगा? k का वैल्यू होगा इन दोनों का इनटू अपॉन पे इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0.1 अल्फा बाई 2 द होल स्क्वायर, है ना। अपॉन पे क्या हो जाएगा 0.1 माइनस 0.1 द होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू कितनी आ रखी है हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? 1.6। कितनी आ रखी है? 1.6। तो अभी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, है ना। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 0.1 अल्फा बाई 2, ठीक है, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। और 1.6 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको दिख रहा है कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का होता है 1, तो इट इज मच क्लोजर टू 1। तो इसकी वैल्यू आप 1.2 1.3 ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 1.3 ले रहा हूँ, ठीक है। वी डोंट नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखो 0.1 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं और इस 2 को ऊपर कैरी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन पे, ऐसे चलो लिख ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 अल्फा अपॉन पे 0.1 1 माइनस अल्फा। और जब आप इसे ऊपर कैरी करोगे तो हो जाएगा 2.6। कितना हो जाएगा? 2.6 हो जाएगा। तो 0.1 से 0.1 कैंसिल, तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2.6 माइनस पे 2.6 अल्फा। तो आपका अल्फा कितना हो गया? इसको इधर ले आओ 3.6, तो ये हो जाएगा 2.6 अपॉन पे 3.6। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.73 के आसपास जाएगी। कितनी जाएगी? 0.73 या 2 के आसपास जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लिया है, तो आंसर आपका ये बन जाएगा। कितना बनेगा आपका आंसर? ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है। सिर्फ पूरे पेपर में अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री के, तो ये क्वेश्चन था जहां पर कि कैलकुलेशन डिमांड कर रहा था क्वेश्चन, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चंस कहीं पर भी आपको इस तरीके के और क्वेश्चंस नहीं आ रखे हैं, ठीक है। ओके सो ये हमारा पेपर डिस्कशन था, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। हेलो एवरीवन। सो अभी जो एग्जाम हुआ था नीट यूजी केमिस्ट्री 2024 पेपर हुआ था, तो उसमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन था उस पे अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे अभी हम डिस्कस करेंगे, और क्या उनके पीछे लॉजिक है, किस तरीके से प्रोसीड करना है उस क्वेश्चन में, साथ ही उसका आंसर क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे कुछ 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रखी है और हमें उन्हें मैच करना है किसके साथ, कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म फॉलो कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे NO2 प्रेजेंट है। NO2 देख के पता चल रहा है कि एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, अपनी डोनर साइड वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे अभी वो NO2 की तरह अटैच है, तो क्या पता वो ONO की तरह भी अटैच हो सकता है। अपनी डोनर साइड यानी लिंकेज चेंज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या शो कर रहा होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ए का तो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे सल्फेट प्रेजेंट है और ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो ब्रोमीन और सल्फेट अपनी जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी जब लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में, यहाँ पे आयनाइजेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच में,
ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो आपके लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो थर्ड आ जाएगा इसका, थर्ड। नेक्स्ट आप देखो तो आपका कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट दोनों ही क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है। तो ये आपस में लिगेंड्स को क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो थर्ड का क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर आ जाएगा, सॉरी सी का जो है वो फोर्थ आंसर आ जाएगा। और लास्ट जो है आपको दिख रहा है यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो क्लोरीन और वाटर अपनी जगह को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो जब वाटर का एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में, तो कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाता है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो जाता है, सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो वो एक्सचेंज हो रहा है। तो यानी ये जो लास्ट है डी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। तो अब हम देख लेंगे, तो ए का सेकंड है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए का सेकंड आपको दिख रहा है दो में, ए सेकंड है, उसके बाद वो कह रहा है बी थर्ड है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब ऐसे भी देख सकते हो, ए का सेकंड है, बी का थर्ड आ रहा है, सी का फोर्थ है एंड डी का फर्स्ट है। तो सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, सीधे से मैच करना था, कॉम्प्लेक्स को मैच करना है किसके साथ? टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 52। इसके बाद 56 है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, अगर आप पहले को देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। लास्ट को देखोगे तो दोनों ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इनमें तो ऑब्वियस सी बात है इंट्रामोलिकुलर होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन देखोगे तो NO2 और OH ग्रुप दोनों ही कहां प्रेजेंट है? एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इनके बीच में आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो विद इन सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो सी में प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी 56 का। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है इनोट वैल्यू अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने बोला है Mn+3 से Mn+2 कपल में जाने के लिए ये वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है क्योंकि आपको पता है Mn+3 जो है वो क्या हो जाता है? D4 कॉन्फ़िगरेशन, और Mn+2 जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसलिए Mn+3 से +2 जाना जो हो जाता है वो E0 की वैल्यू क्या आ जाती है? बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये जो चेंज है वो क्या है? फिजिबल है। ये चेंज बहुत ज्यादा फिजिबल है। क्यों? क्योंकि D4 से D5 जाना इसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि D5 जो है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड की वजह से, हाफ फील्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, तो स्टेबिलिटी आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका कपल जो होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो 59 हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो फिर से मैच द फॉलोइंग आ रहा है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको सीधे से कंपाउंड से मैच करना है उसकी शेप या फिर ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो आपको पता ही है अमोनिया जो होता है एक लोन पेयर और 3 बनाता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, और शेप क्या आ जाती है? इसको बोला जाता है पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप आ रही है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट इज BRF5। BRF5 की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर एक लोन पेयर है और 5 क्या आएंगे? बॉन्ड पेयर आएंगे, 5 बॉन्ड पेयर है। तो इसकी शेप की अगर आप बात करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है और ऊपर क्या बन रहा है? पिरामिड। तो ये हो जाएगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है XgF4। XgF4 की अगर हम बात करेंगे तो जेनॉन है, 2 लोन पेयर और 4 क्या है आपके पास? बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो शेप क्या आ रही है? स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी ये शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप है। और लास्ट आपका आता है SF6। SF6 में तो क्या है? 6 के 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं बॉन्ड की तरह, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये तो सिंपल है, ऑक्टाहेड्रल ही आ रहा है, ये तो ऑक्टाहेड्रल आ रही है शेप। तो अब हमें सिर्फ मैच करना था। तो अमोनिया की अगर आप बात करोगे तो इन चारों में आप देख सकते हो ट्रायगोनल पिरामिडल है, तो अमोनिया तो फर्स्ट ही हो गया। ठीक है, BRF5 की बात कर रहे हैं, स्क्वायर पिरामिडल है, ये रहा स्क्वायर पिरामिडल, BIF5 हो गया फोर्थ आपका। ठीक है, XgF4 की बात कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर आप देख सकते हो सेकंड है। और SF6 की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल है, थर्ड है। तो आपका ऑप्शन आएगा दैट इज 1 4 2 3। तो आप देख सकते हो 1 4 2 3, ये सी आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको सीधा शेप मेंशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, शेप बतानी थी, कुछ भी नहीं था, सीधा आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रखे हैं, शेप है, और आपको जस्ट मैच द फॉलोइंग करना था। ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया। यहाँ पे शेप हमने ड्रॉ कर लिया चारों की, ठीक है। तो यहाँ पे 4 शेप दे रखी है, बस आपको मैच करना था। और वैसे भी आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। ए का फर्स्ट है तो ए का फर्स्ट के ए ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। वैसे कायदे से देखा जाए तो ए फर्स्ट एक में ही दे रखा है, यहीं से आपका आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आप एलिमिनेट करके भी करते तब भी ये क्वेश्चन हो जाता आपका इजीली, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 61 की बात हो गई। अब 62 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और एक और स्टेटमेंट दे रखी है जो इसी की ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फर्स्ट आपको दे रखा है ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है और ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अगर दोनों में आप देखोगे तो कोबाल्ट +3 प्रेजेंट है, तो कोबाल्ट +3 के साथ पहले में अमोनिया लिगेंड प्रेजेंट है, तो कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड हो जाता है। जबकि कोबाल्ट +3 की अगर आप बात करोगे और साथ में प्रेजेंट है फ्लोराइड, तो फ्लोराइड आपका कंसिडर्ड होता है वीक फील लिगेंड की तरह, ठीक है। तो कोबाल्ट +3 पहले तो हम बना लेते हैं कन्फिग्रेशन। ये आ जाएगा T2G और ये आपका Eg, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। T2G Eg है, स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे भी स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स है। अब स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है तो ऑब्वियस सी बात है कोबाल्ट +3 क्या होता है, 3D6, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड लगा है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने पेयरिंग कर दी है। पेयरिंग के बाद अगर हम यहाँ पे बनाएंगे फ्लोराइड वीक फील लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पिन क्या आ जाएगी, 0। आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो कुछ ना कुछ स्पिन तो आएगी, तो यानी ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये कह रहा है ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये ऑक्टाहेड्रल है। ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि आप देख रहे हो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये ऑक्टाहेड्रल ही है। लेकिन इनके मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफरेंस है, वो बिल्कुल सही है, ये डायमैग्नेटिक है और वो पैरामैग्नेटिक है, आप देख सकते हैं। और अगली लाइन में उसने लिखा भी हुआ है कि ये डायमैग्नेटिक है, आया आपने देखा है, और ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ये भी आ रहा है। यानी दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सी ऑप्शन आ जाएगा आपका, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद है 63। वो कह रहा है ग्रुप 16 के एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पे। अगर हम ग्रुप 16 लिखते हैं पूरा का पूरा तो ग्रुप 16 क्या हो जाता है आपका, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। आप देख रहे हो ये आपका ग्रुप 16 है। और आपको इतना पता है नीचे जाने पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, साथ में मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर भी नीचे जाने पे बढ़ता है, इंक्रीज होता है नीचे जाने पे। जब नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो लोअर ऑक्सीडेशन दिखाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो वो पूछ रहा है -2 कौन नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब जब आप नीचे जा रहे हो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो लास्ट एलिमेंट में मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो उसमें -2 दिखाने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। वो जनरली प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाना प्रेफर करता है। तो पोलोनियम जो होगा ना, यानी बी आंसर जो आपका आएगा, पोलोनियम के अंदर टेंडेंसी सबसे कम है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पोलोनियम के लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं 63। बस सीधे से आपको एलिमेंट बताना था। अगला जो है आपको ये 5 एलिमेंट दे रखे हैं बेसिकली यहाँ पे, आप देख सकते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन। और वो कह रहा है कि इनको अरेंज करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो सबसे पहली चीज आपको पता है आपकी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे ऑप्शंस तो आप पहले एलिमिनेट कर दो जिसमें फ्लोरीन की ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हो ए ऑप्शन में फ्लोरीन की ज्यादा नहीं दे रखी, बी में भी ज्यादा नहीं दे रखी, लेकिन बाकी दोनों में आपको दिख रहा है फ्लोरीन की ज्यादा ही दे रखी है, ठीक है। यानी आंसर सी या डी में से ही कोई होगा, ए और बी तो होने नहीं वाला, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरीन से कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की, क्योंकि आपको पता है ये 3 आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के। सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, अगर पॉलिंग स्केल पे भी जाए तो इसकी वैल्यू अराउंड 4 आती है, इसकी 3.5 और इसके अराउंड 3 आती है, ठीक है। तो यानी फ्लोरीन से कम किसकी है, ऑक्सीजन की। तो फ्लोरीन से कम या नाइट्रोजन दे रखा है, ये ऑप्शन भी गलत है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्योंकि फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम कार्बन, कार्बन से कम सिलिकॉन। ये तो आपको वैसे ही पता है, कार्बन सिलिकॉन एक ही ग्रुप के मेंबर है, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज करती है। तो सिलिकॉन की तो कार्बन से भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सी ऑर्डर आ जाएगा 65 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। 65 के बाद यहाँ पे आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है।
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, यही 5 आपको दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हो। ठीक है, लिथियम हो जाता है आपका 1s2 2s1, ये हो जाता है 1s2 2s2, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ये आपकी आ रही है कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपको दिख रहा है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड वाले की अपनी नेबरिंग से ज्यादा होती है, यानी नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा है, इतना हमें पता चल गया है। ठीक है, बेरिलियम भी आपको दिख रहा है फुली फील्ड है, फुली फील्ड वाले की भी अपने दोनों नेबरिंग से ज्यादा होगी। तो बेरिलियम की भी किससे ज्यादा है, लिथियम से, और बेरिलियम की किससे ज्यादा है, बोरोन से, इतना हमें पता चल गया है। बेरिलियम लिथियम से भी ज्यादा होगा, बोरोन से भी ज्यादा होगा आयनाइजेशन, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी वही होती है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कितनी एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो बेरिलियम की दोनों से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं लिथियम और बोरोन को कंपेयर करूं, तो बोरोन का आप देख सकते हो साइज क्या है, आगे जाने पे साइज डिक्रीज हो रहा है, बोरोन की क्या होगी, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से बोरोन की किससे ज्यादा हो जाएगी, लिथियम से ज्यादा हो जाएगी। यानी आंसर क्या आ जाएगा, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा, बोरोन की लिथियम से ज्यादा, इतना आपको पता चल गया है। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन और बोरोन में कंपेयर करूं तो किसकी ज्यादा होगी, या कार्बन और बोरोन में कंपेयर करूं, क्योंकि अगर आप देखो बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा है, बोरोन की लिथियम से ज्यादा है, इतना ऑर्डर तो आपको पता चल चुका है। अब हम क्या पता है हमें, नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा है। अब मैं कार्बन और बेरिलियम में कंपेयर कर लेता हूं। अगर हम देखें कार्बन और बेरिलियम की बात करते हैं, कार्बन और बेरिलियम देखते हैं, तो अगर हम देखें तो ये दोनों जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं बाय वन एलिमेंट। तो जब दोनों सेपरेट हो रहे हैं बाय वन एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, जेड इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, कार्बन का ज्यादा होगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है। ठीक है, इसका फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कार्बन की किससे ज्यादा हो जाएगी, बेरिलियम से ज्यादा हो जाएगी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बनेगा, नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, उससे कम बेरिलियम, उससे कम बोरोन, उससे कम लिथियम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑर्डर किस में आएगा, ये आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑप्शन नंबर डी में। नाइट्रोजन की कार्बन, कार्बन की बेरिलियम से ज्यादा, बेरिलियम की बोरोन से, और बोरोन की लिथियम से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया डिस्कस, आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी थी। ठीक है, 68 के बाद हाँ जी क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताने हैं कि किसमें कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम टाइप ऑफ बॉन्ड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले इथेन की बात करते हैं, तो हम बना भी लेते हैं इथेन को। ये रहा आपका इथेन। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड ही है। ठीक है, तो इथेन का क्या आ जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, तो ए का आ जाएगा भाई 3। ठीक है, फिर आता है इथीन, इथीन इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपकी इथीन आ गई। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, तो यानी बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ये आ गया फोर्थ। फिर आता है कार्बन मॉलिक्यूल C2। C2 जो आपको पता है इसका एमोडायग्राम से आएगा आंसर, तो C2 मॉलिक्यूल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, विद sp मिक्सिंग एमोडायग्राम। तो अगर मैं C2 में देखूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 बनेंगे, 12 आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं भरना शुरू करूं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पहले पाई फील्ड होगा, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पहले पाई फील्ड होगा, क्योंकि इस यहाँ पे क्या होता है एसपी मिक्सिंग वाला है, मोडाग्राम बनेगा। 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, ये हमने 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, आपको पता है ये दो बॉन्डिंग, ये दो एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने लगूं तो कितना आएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। पर ये जो दो बॉन्ड आ रहे हैं आप देख रहे हो, दोनों बॉन्ड जो हैं उनकी सिमेट्री क्या आ रही है, पाई सिमेट्री आ रही है, यानी दो बॉन्ड प्रेजेंट है और दोनों ही क्या है, पाई बॉन्ड है। तो अगर आप देखोगे C2 मॉलिक्यूल में कौन से आ जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सी क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। और लास्ट आपको पता है इथाइन, इथाइन इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हो जाती है इथाइन। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो आप देख सकते हो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे इथाइन कितना आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अब मैच द फॉलोइंग करना है बस, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट।
थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, तो आपका ए आंसर आ रहा है 70 का। ठीक है, तो 70 का आपका क्या आ जाएगा, ए आंसर आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, बॉन्ड मैच करने हैं कि किसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो बाकी तीनों तो बहुत इजी है, इथेन, इथीन, इथाइन। थोड़ा सा जो ट्रेस था वो यहाँ पे था कि C2 मॉलिक्यूल का आपको हेमोडायग्राम देखना पड़ेगा बॉन्ड बनाते समय, और आपको पता चलता है यूनिक केस है, क्योंकि अभी तक आप देखते हो डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, जबकि C2 मॉलिक्यूल में क्या है, दो बॉन्ड बन रहे हैं और दोनों के दोनों पाई सिमेट्री रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यूनिक था ये वाला कंसेप्ट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, इतनी बात हो गई है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। इसमें भी आपको फिर दिख रहा है उन्होंने स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन दिया है, इन्होंने 2 या 3 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 अगर आप देखो तो इन्होंने बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, इंट्रैक्शन पे, जितनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंट्रैक्शन के ऊपर, इंट्रैक्शन पे। तो अगर आप ध्यान से देखो, वाटर है H2T, H2SC, H2S, यानी एक ही ग्रुप के मेंबर है ये, एक ही ग्रुप के मेंबर है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और सबके हाइड्राइड देख रखे हैं। आपको पता है वाटर तो है, ये तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, जबकि बाकी सारे मेंबर क्या दिखाएंगे, वंडरवॉल इंटरेक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दिखाएंगे, वंडरवॉल इंटरेक्शन आ जाएगी इनकी तो, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल है नहीं। और वंडरवॉल इंटरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे स्ट्रांग है, यानी वाटर में तो बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है। उससे कम किस में होगी, इन तीनों में अगर आप देखोगे तो नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, टेलुरियम का सबसे ज्यादा साइज है, तो टेलुरियम में इंटरेक्शन सबसे स्ट्रांग, उससे कम सेलेनियम में, और सबसे कम सल्फर में। तो ये तो आ गया इंट्रैक्शन का ऑर्डर। तो जिसमें इंट्रैक्शन ज्यादा है उसमें इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी क्या आ जाएगा, सेम ऑर्डर आ जाएगा। तो यही यहाँ पे दे भी रखा है आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट भी इन्होंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अगर हम मास के बेसिस पे जाते, साइज के बेसिस पे या मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे जाते, तो वाटर का क्या था, सबसे कम था, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आना चाहिए था। लेकिन बाद में पता चला कि वाटर में तो क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है इनके मुकाबले। ठीक है, वंडरवॉल के मुकाबले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वाटर की क्या आना चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही आना चाहिए था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोलिकुलर मास के बेसिस पे जाते तो वाटर की कम होती, लेकिन लेकिन अदर मेंबर से, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, ज्यादा आता है। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सी आंसर आना चाहिए था इसका, कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करोगे तभी क्या होगा, इंटरेक्शन ब्रेक करेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 71 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा वो पूछ रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट किसके लिए सेम है। ठीक है, अगर मैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होता है, अंडर रूट में n इंटू में n+2। ठीक है, n क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे उसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो हमें बस ये देखना है कि इनमें किस किस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। आओ देखते हैं, टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम क्या हो जाता है, दैट इज 3d2 4s2, ये आपका टाइटेनियम है। तो टाइटेनियम +3 कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 3d1। 3d1 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, एक ही आया। ठीक है, इसमें तो एक आ गया, यही लिखते चलते हैं एक। फिर आता है क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है, 3d5 4s1। तो अगर हम बात करें क्रोमियम +2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो क्या बन जाएगा, 3d4। 3d4 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए इसके। ठीक है, फिर बात करते हैं मैंगनीज की, मैंगनीज होता है 3d5 4s2। ठीक है, और मैंगनीज +2 की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो बन जाएगा 3d5। 3d5 आपको पता ही है, 3d5 5 ऑर्बिटल ही होते हैं डी में, तो 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज Fe+2। आयरन के अंदर क्या होता है, 3d6 4s2। लेकिन अगर मैं Rn+2 की बात करूं, जो कि गिवन है आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो कितना आ जाएगा, 3d6 आ जाएगा। तो अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करोगे
1 2 3 4 5 और 6। तो अब देख रहे हो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 4 बचे हैं, 4 इसमें आ जाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट बचता है स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या हो जाता है, स्कैंडियम इज 3d14s2। तो अगर हम बात करोगे स्कैंडियम प्लस 3 की, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और क्या बचेगा 3d0, यानी इसके अंदर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके तो मैग्नेटिक मूवमेंट ही 0 आ रही है। तो वो पूछ रहा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट किन किन के लिए सेम होगी, जिनके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो आप देख सकते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम +2 में भी 4 है और आयरन +2 में भी 4 है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम ही आएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड डी। बी एंड डी ओनली आ जाएगा आंसर। ठीक है, सी आंसर आना चाहिए इसका, बी एंड डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बस इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही हो जाता है, ये नहीं कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के वहां चेक करनी है, नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 90। अब आपको कुछ लेंथेनॉइड आयंस दे रखे हैं, वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन डायमैग्नेटिक है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर, अगर ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे सीरियम +4 क्या हो जाता है 4f0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक है। और ये टर्बियम +2 क्या हो जाता है, ये टर्बियम +2 हो जाता है 4f14। ठीक है, आपको पता है f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और आपको 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स आपने भर दिए 4f के अंदर। ठीक है, तो जब 4f के अंदर आपने 14 इलेक्ट्रॉन भरे, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगी 0। और यहाँ पे तो पहली एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पे भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है 0। तो यानी ये दोनों के दोनों क्या हो गए, के डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, सीधी सी बात है। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख लोगे, पहुंच जाओगे यहां तक, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि दोनों क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, सीधा बताना था, तो कॉन्फ़िगरेशन देख के अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन से पता चल जाएगा कौन पैरा। एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, वो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। जब आपने देख लिया एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। बस सिंपल सा फंडा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये आ गया है कुछ मेन ग्रुप के रिएक्शन बेस्ड। ठीक है, इनमें आपको क्या दे रखा है, PCl3 है, यहाँ पे अल्कोहल डाला जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पी के अंदर 3 Cl लगे हुए हैं और आपने अल्कोहल डाला है ROH, तो यहाँ पे क्या होगा, OH आएगा और Cl को रिप्लेस करेगा, तो RCl बन जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस के साथ जब आप 3 OH लगा दोगे, ये क्या बन गया आपका H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, H3PO3 आ जाएगा आपका पहले वाले में। नेक्स्ट आप देख रहे हो PCl5 है। ठीक है, PCl5 है, 5 Cl लगे हुए हैं, उसके साथ वो क्या कर रहा है, ROH डाल रहा है। जब ROH डालेगा तो ROH में क्या है, एक R है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एक OH है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे OH ROH है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, RCl जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, HCl जा रहा है, बचेगा क्या PO, तो यहाँ पे POCl3 बनेगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा दिखा रहा हूँ याद करने का, कि यहाँ पे Cl ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, RCl बन रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे HCl बन रहा है, HCl बन रहा है, बचा क्या ऑक्सीजन, दो बॉन्ड टूट रहे हैं, ऑक्सीजन लग रहा है, ऑक्सीजन कैसा लगेगा, डबल बॉन्ड के थ्रू, तो क्या बनेगा POCl3 बनेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो POCl3 आएगा। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, PCl3 है, आपने ROH डाला है, OH माइनस आएगा, Cl को रिप्लेस करेगा, क्या बना देगा, फॉस्फोरस एसिड H3PO3, ये बनेगा प्रोडक्ट फर्स्ट में। और सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक Cl R के साथ जा रहा है, क्या बना रहा है RCl, एक Cl H के साथ जा रहा है, क्या बना रहा है HCl, बचेगा क्या ऑक्सीजन, तो दो Cl हटेंगे, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा, बन जाएगा POCl3। तो आपका बी आंसर आना था इसका, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर आप करते और डालते ROH, तो यहाँ पे क्या हो जाता, फिर यहाँ पे भी OH लग जाता और क्या बन जाता है, ये बन जाता है H3PO4। लेकिन उसने यहां तक पहुंचाया ही नहीं है रिएक्शन को हाफ में ही दिखा रखा है, तो आंसर आपका क्या आएगा, POCl3 आएगा। वैसे भी अगर आप पहला ही देख लेते H3PO3, वो शायद एक ही ऑप्शन में गिवन है H3PO3, तो यहीं से आपका आंसर भी हो जाता, सेकंड आपको देखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि H3PO3 फर्स्ट का एक में ही दे रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 92 भी हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
ग्रुप 0 से लेकर ग्रुप 6 कटायंस होते हैं जब आप इनऑर्गेनिक की क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो आप जब ग्रुप कटायंस, जो कि आप बोलते हो बेसिक रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल्स की जब आप स्टडी करते हो तो आपके पास वेरियस ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 0 से लेकर ग्रुप 1 2 3 4 5 6, 6 आपके ये 0 से लेकर 6 तक ग्रुप कटायंस होते हैं। और हर ग्रुप के लिए क्या होता है, एक ना एक ग्रुप रिएजेंट होता है जिससे आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो कि ये पर्टिकुलर आयन आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट भी है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्या कर रखे हैं, कटायंस दे रखे हैं, और बोल रहा है इन कटायंस के क्या पहचानना है आपको, आपको पहचानना है कि ग्रुप 0 से ग्रुप 6 से कहाँ पे आएंगे और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर आप सबसे पहले देखो एल्यूमिनियम +3, ये आ जाएगा आपका कौन सा, ग्रुप 3 में आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका कॉपर+2, कॉपर+2 आ जाएगा यहाँ पे ग्रुप 2 का ए वाले में आता है, ठीक है। ग्रुप 2 के दो होते हैं, 2A और 2B, 2A के अंदर ही आता है, ठीक है। बेरियम की बात करेंगे तो बेरियम आपका आ जाएगा यहाँ पे ग्रुप 5 में, ठीक है। कोबाल्ट+2 की बात करेंगे, निकोमनसन करके जो हम याद करते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ग्रुप 4 में। और लास्ट मैग्नीशियम आपका जो आएगा वो कहाँ आएगा, ग्रुप 6 में आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले कौन लगेगा, कॉपर, कॉपर क्या है, बी, बी है ना, ठीक है। एल्यूमिनियम+3 इज ए, ए। इसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट+2 इज डी, डी आ जाएगा, ठीक है। बेरियम, बेरियम इज सी, सी आ गया। और मैग्नीशियम इज ई, ई आ गया। तो ये आ जाएगा BADCE। तो BADCE इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका आ गया, दैट इज सी आपका ऑप्शन आ जाएगा 93 का, ठीक है। तो 93 का आपका सी आ जाएगा, ओके। तो बस कुछ नहीं करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था इनको। तो अगर आपको ग्रुप पता है तो बस आपको ग्रुप रिएजेंट, आपको इस चीज में दो ही चीजें याद होनी चाहिए कि आपका ग्रुप रिएजेंट क्या है और पर्टिकुलरली उस ग्रुप में कौन कौन से कटायन प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा उसने, बस ये बोला था 0 से लेकर 6 तक अरेंज कर रहा है। अगर आपको पता होता कौन कौन से ग्रुप में ये लाई कर रहे हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाता, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बी है, बी दो ही ऑप्शन में है पहले, तो यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे कि बाकी दोनों तो वैसे ही गलत है। उसके बाद आप देखते कि ए पहले आएगा या सी पहले आएगा, तो आपने देखा ए पहले आ रहा है, तो यहीं से आपका डी ऑप्शन भी क्या हो गया था, एलिमिनेट हो गया था। तो इसमें काफी क्वेश्चंस आप देख रहे हो जो एलिमिनेशन बेसिस पे भी आप आंसर तक आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। खाली ये नहीं कि लॉजिक पूरा आना चाहिए, पूरा आपको टाइम वेस्ट करना है वहां पे कि पहले सबका निकालो, कुछ 1 2 3 का भी आपने सीक्वेंस पकड़ लिया तो वहीं पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 93 हो गया। इसके बाद 97, 97 है कि जब आप मोर सॉल्ट की सिंथेसिस करते हो जो कि फेरस अमोनियम सल्फेट होता है आपका, तो Fe+2 की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा एसिड ऐड करते हैं कि उसकी हाइड्रोलिसिस रुक जाए, ठीक है। कौन सा एसिड ऐड करते हैं, तो बेसिकली इसका आंसर होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बाकी क्यों नहीं यूज कर सकते, बाकी इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो इंटरफेयर भी कर सकते हैं अदर रिएक्शंस में। जैसे आप देख रहे हो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो ऑक्सीडाइज कर देगा Rn+2 को Rn+3 में। कि आप हाइड्रोलिसिस को रोकने गए थे और आपने उसकी क्या करवा दी, ऑक्सीडेशन करवा दी, तो ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड को यूज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको पता है Cl- है, Cl- आगे चल के इंटरफेयर करता है, क्योंकि जब आप मोर सॉल्ट बनाओगे और मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन करोगे, तो टाइट्रेशन करते समय आप जब इसकी ऑक्सीडेशन करा रहे होगे Fe+3 में, और वहां आपके सॉल्यूशन में Cl- भी बैठा हुआ है, तो ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन को रोक देता है, तो ये आगे चल के इंटरफेयर कर सकता है, इसलिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी यूज नहीं करते, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर आप बात कर रहे हो तो कंसंट्रेटेड अगर आपने यूज किया है, तो कंसंट्रेटेड जो हो जाता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये तो वाटर को ही उड़ा देगा, कंज्यूम कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा, ठीक है, पानी को ही रिमूव कर देगा अगर हमने इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लिया तो, ठीक है। तो हम बाकी तीनों जो एसिड हमने देखे वो किसी ना किसी तरीके से अदर रिएक्शंस के थ्रू इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो सिर्फ एक ही काम करेगा कि इसकी हाइड्रोलिसिस को रोक लेगा, और वो किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर रहा। इसलिए जो हमारा मेन पर्पस है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करने का वो यही है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा आगे चल के फर्दर रिएक्शंस में, जबकि बाकी तीनों किसी अदर तरीके से भी इंटरफेयर कर सकते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। इसलिए इसको बनाते समय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट, 97 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 99। 99 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है NF3 की, आपको पहचानना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एक एक करके सारी स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखो NF3 की अगर हम बात करते हैं, लोन पेयर,
आप देख रहे हो लोन पेयर का डाइपोल ऊपर जा रहा है और फ्लोरीन के डाइपोल नीचे आ रहे हैं, तो यानी कुछ ना कुछ डाइपोल एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो लोन पेयर का डाइपोल ऊपर जा रहा है और बाकी डाइपोल भी ऊपर आ रहे हैं, यानी सारा डाइपोल ऊपर होकर सम आउट हो रहा है, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट जो होगी वो इससे ज्यादा होगी। जबकि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है कि NF3 की अमोनिया से ज्यादा होनी चाहिए, तो पहली स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी सीधे से। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर आप बात करो तो कार्बोनेट वो कह रहा है इसके 3 कैनोनिकल फॉर्म होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर आप कार्बोनेट ड्रॉ करो तो कार्बोनेट कुछ ऐसा है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, रेजोनेंस होगी, ये O माइनस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, O माइनस है। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर से रेजोनेंस होगी, तो आपको दिख रहा है अब ये कुछ ऐसा बन गया है। और जब ये रेजोनेट करेगा तो वापस से पहले वाला ही स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इसके बन रहे हैं, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बाकी भी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने चाहिए ओजोन के लिए, जबकि आपको पता है ओजोन के लिए कितने बनते हैं, सिर्फ 2। ओजोन की अगर आप बात करोगे तो ये होता है आपका ओजोन, तो इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं इसके, 3 तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, तो यानी सी स्टेटमेंट भी गलत है। और लास्ट वो कह रहा है BF3 जो है उसकी जीरो डाइपोल मूवमेंट नहीं हो सकती, जबकि BF3 की अगर हम बात करेंगे तो BF3 बिल्कुल एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड एंगल सब में क्या है 120 डिग्री। एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या आएगी, जीरो ही आएगी। वो कह रहा है नॉन जीरो है, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा कि कार्बोनेट की 3 कैनोनिकल फॉर्म्स होती है। ठीक है, चलो, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख रहे हो आपको 2 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं यहाँ पे। वो कह रहा है ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है ना, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। होमोलेप्टिक मतलब कि इसमें लगे हुए लिगेंड जो है वो एक जैसे ही लगे हुए हैं सारे, वो आपको दिख ही रहा है कि सारे के सारे अमोनिया ही लगे हैं, एक जैसे लिगेंड लगे हुए हैं। जबकि दूसरा जो है उसमें आपको दिख रहा होगा 4 अमोनिया है और 2 Cl है, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो उसको उसने क्या बोला है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और इसी की एक्सप्लेनेशन वो नेक्स्ट में दे रहा है कि कोबाल्ट अमोनिया 6, इसमें सिर्फ एक टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं, तभी तो इसको होमोलेप्टिक बोला है। और जो ये वाला है दूसरा कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं, वो आपको दिख ही रहा है, 4 अमोनिया और 2 Cl लगे हुए हैं, तभी इसको क्या बोला गया है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला गया है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो आपने देखा अराउंड 3 क्वेश्चन जो हैं वो कैसे दे रखे हैं आपको, स्टेटमेंट वाइज दे रखे हैं, और काफी इजी क्वेश्चन था, ऐसे नहीं था कि बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग दे रखा है। थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस के भी इन्होंने डाल दिया क्वेश्चन वगैरह। लेकिन अगर आप देखो तो क्वेश्चन को, अगर आपको लॉजिक आता है किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं है। और स्टेटमेंट वाइज में आपने देखा ही है कि मोस्टली दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट आई है अभी तक जो हमने देखे थे स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके इतने ही क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होता है फॉर नीट 2024। थैंक यू। तो वहां से स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम नीट 2024 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं डिटेल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बेटा है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। तो सिंपली आपको याद होगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, इंडक्टिव इफेक्ट है, या हाइपर कॉन्जुगेशन है, या रेजोनेंस है। ठीक है, तो अगर आप डिग्रीज की बात करेंगे तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम पहला वाला देखेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, दूसरा वाला देखेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तीसरा वाला देखेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, एंड द लास्ट वन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन एज वेल। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स देखेंगे बेटा, पहले वाले में 1 है, इसमें 2, 2 + 3 7 है, इसमें 3 है, और इसमें 4 है। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर state without passing through liquid state, the technique used for the purification of such solid substances
बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल इज नोन एज, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो सीधे कहां से, जो सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। व्हेन ड्राई आइस इज एक्सपोज टू एयर, या थोड़ा हीट किया जाता है, वो सीधे वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मीन्स कि उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। बाकी डिस्टिलेशन भी ये आप क्या करते हैं, जैसे आप वाटर को डिस्टिल करते हैं, ठीक है, तो वाटर को डिस्टिल करते हैं कि उसको हम वेपराइज करते हैं, ठीक है, देन कंडेंस करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी, ये भी प्यूरिफिकेशन, हम आइसोल ये जो है सेपरेट करते हैं कंपाउंड्स को क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है, जिसमें हम मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज लेते हैं। और एक प्रोसेस और है प्यूरिफिकेशन टेक्निक, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो इससे हम क्या करते हैं, जो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं उनको प्यूरिफाई करते हैं, इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं किसी सॉल्वेंट में डाल के, उसको हीट करते हैं, जो वो इम्प्योरिटीज होती है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं, और इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं कूलिंग के बाद। तो हम हमारा जो कंपाउंड है वो प्यूरिफाई होता है। तो इसी तरह से हमने लास्ट वाला बोला सब्लिमेशन, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करना, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, मैच द कॉलम लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है एक कंपाउंड, इसको कन्वर्ट किया है किसमें, कार्बोनिल में, मतलब एल्कीन है, डबल बॉन्ड्स है दो साइक्लोहेक्सेन के बीच में, और इसको कन्वर्ट किया है साइक्लोहेक्सानोन में, मींस कि ऑक्सीडेशन की है, क्लीवेज किया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट्स है जिनसे हम इसको क्लीव कर सकते हैं, बट आपको यहाँ ऑप्शंस में भी देखना है। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फॉर द क्लीवेज ऑफ दिस इज ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो ओजोन यूज करते हैं, O3 इन पंसॉप जैसे लिखा है जिंक वाटर, ठीक है। तो इससे हम करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है बेंजीन की रिएक्शन कराई है किसके साथ, किसी और कंपाउंड के साथ, और हमें मिला है बेंजोफिनोन। इसे क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन, ठीक है। तो ये बेंजोफिनोन हम कैसे बना सकते हैं, बेंजीन की रिएक्शन यहां से करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। कौन सी है, फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हम बना सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपको बेंजोइल क्लोराइड दिया है, इन एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, लिविक एसिड है, तो यहाँ पे एसाइलेशन हो जाएगी। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ए जो है, ए के साथ आपका फोर्थ मैच हो रहा है, और बी के साथ फर्स्ट है। उसके बाद दिया है ये साइक्लोहेक्सेनॉल, मतलब अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया है साइक्लोहेक्सानोन में, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन की है। तो यहाँ पे एक रिएजेंट है CrO3, क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये इसके लिए जो है इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन इससे कर सकते हैं। और उसके बाद जो डी ऑप्शन मींस की जो आपका सी है, सी के साथ सेकंड मैच कर रहा है, ठीक है। बी के साथ कौन सा मैच कर रहा था, फर्स्ट मैच कर रहा था। और जो आपका ए है, ए के साथ फोर्थ मैच कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है डी वाला, यहां पे क्या है, इथाइल बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल बेंजीन। तो इथाइल बेंजीन जो है इसको ऑक्सीडाइज किया है किसके साथ, पोटेशियम बेंजोएट के, मतलब इसको ऑक्सीडाइज किया है इनटू पोटेशियम बेंजोएट। तो इथाइल बेंजीन जो है, मतलब हमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा टॉलीन, टॉलीन की रिएक्शन करते हैं, अगर टॉलीन आपके पास होगा, टॉलीन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू बेंजोइक एसिड यूजिंग KMnO4 इन पंसॉप H+, ठीक है। तो आप बना सकते हैं इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास बेंजाइलिक कार्बन होना चाहिए, बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये जो बेंजाइलिक कार्बन है इसको ऑक्सीडाइज किया है इनटू पोटेशियम बेंजोएट। तो यहाँ पे ये रिएजेंट, ये ऑप्शन जो है इसके साथ मैच कर रहा है, KMnO4 KOH और हीट किया है, ठीक है। तो डी का जो है, डी का क्या आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। मतलब ए का ओजोनोलिसिस फोर्थ,
बी का है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन फर्स्ट, और सी का CrO3 सेकंड, और डी का जो है आपका थर्ड। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो ऑप्शंस में ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, विद इन द मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। मेटा नाइट्रोफिनॉल में तो पॉसिबल नहीं है, ना कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में। ठीक है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर जिसे हम कहेंगे। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ये कर सकता है। कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ पे HOH जो है इसका हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा इसमें प्रेजेंट है। बात समझ में आई? और ये वाला जो है पैरानाइट्रोफिनॉल इसमें इंटरमोलिक्यूलर होगी। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। आफ्टर दैट फेलिंज सोल्यूशन ए इज, ठीक है, फेलिंज सोल्यूशन ए जो होता है बेटा एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये है फेलिंज सोल्यूशन ए। ठीक है, और उसके बाद बोला है, मतलब यही पूछा है तो इसका आंसर तो सी ही होगा। लेकिन यहां पे एक और दिया है अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, ये जो है ये होता है फेलिंज सोल्यूशन बी, फेलिंज सोल्यूशन बी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलोज द ऑर्डर। ठीक है, 3 आइसोमर्स है किसके, पेंटेन के, एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए इनका स्ट्रक्चर। अगर आप एन पेंटेन की बात करेंगे तो बेटा ये ऐसा है CH3 CH2 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 और CH3। ठीक है, तो ये एन पेंटेन है। आइसोपेंटेन क्या होता है, CH3 CH CH3 CH2 CH2। ठीक है, इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। और लास्ट वाला है नियोपेंटेन। ठीक है, तो देखो ये है नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर करेक्ट है, क्योंकि एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फॉलोड बाय आइसोपेंटेन, फॉलोड बाय नियोपेंटेन। ठीक है, रीजन क्या है, एन पेंटेन जो है ये लीनियर चेन है, लॉन्ग चेन है, ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता है। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा उतना इंटर जो है क्या क्या, क्या बोलते हैं इसको, अट्रैक्शन। ठीक है ना, अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर इन केस ऑफ एन पेंटेन, फॉलोड बाय, इसके बाद होगा ये, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच निकला है। और जो लास्ट वाला है नियोपेंटेन, ये जो है ये बिल्कुल स्फेरिकल मॉलिक्यूल, ये स्फेयर जैसी शेप अडॉप्ट करता है। सो इट कवर्स लेस सरफेस एरिया। जब लेस सरफेस एरिया कवर करेगा तो फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा कम होगा। तो अगर आप देखोगे स्टेटमेंट सेकंड में इसने क्या लिखा है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्फीयर। बिल्कुल जैसे हमने बताया आपको कि जितनी ब्रांच बढ़ेंगी मॉलिक्यूल बिल्कुल स्फेरिकल बन जाता है। दिस results in the smaller surface area for contact, due to which the intermolecular force of attraction between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point. तो इसने बोला है in the light of the above statements choose the most appropriate। तो इसने कहा कि जो जिसमें जब ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, स्फीयर स्फेरिकल शेप जो है अडॉप्ट कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि बोथ करेक्ट होने चाहिए। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, तो दोनों जो है स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट। और तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट
Which of the following alcohols react instantaneously with Lucas reagent? बोलना है Lucas reagent के साथ सबसे फास्ट कौन जो है ये कर सकता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो देखिएगा बेटा होता क्या है Lucas reagent की, अगर आप ये देखोगे रिएजेंट क्या होता है, Cl2 सॉरी concentrated HCl in presence of ZnCl2, ठीक है। यहाँ कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं इन presence of ZnCl2 इज ए लुईस एसिड, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड HCl क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन उसकी सबसे फास्ट होगी जिसमें कार्बोकैटायन सबसे फास्ट स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो होता क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है बेटा, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है ये टर्बिडिटी देता है। जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो ये टर्बिडिटी देता है विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो यहां से आपको मिलता है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये टर्बिडिटी देता है इंस्टेंटेनियसली किसके साथ, लुकास रिएजेंट के साथ, ठीक है। और 2 डिग्री जो है उसमें टाइम लगता है, मिनट्स लगते हैं, और 1 डिग्री बहुत ही डिफिकल्टी से देता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। उसके बाद मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, ठीक है, इनको मैच करना है। इथेन, यहां से क्या लिखा है, लिस्ट सेकंड नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। नंबर कितने बॉन्ड्स होंगे और टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या होंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर इसने मॉलिक्यूल दिया है दैट्स इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर अगर आप बेटा देखोगे CH2 सॉरी इथेन है ये, तो इथेन का स्ट्रक्चर जो है CH3, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, बात समझ में, 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस यहाँ पे ऑप्शंस में अगर हम ढूंढेंगे 1 सिग्मा बॉन्ड, तो ए के साथ थर्ड आएगा। उसके बाद लिखा है दूसरा कार्बन मॉलिक्यूल जो है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर इसका ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट होता है। तो इसमें जो बॉन्ड्स कार्बन के बीच में होते हैं ये दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं, बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, और 2 पाई बॉन्ड्स आर बिटवीन द कार्बन एटम्स इन C2 मॉलिक्यूल, ठीक है। सो 2 पाई बॉन्ड्स, इसके साथ ये मैच करेगा इथेन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद इथाइन मींस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH में 1 सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, तो D का के साथ फर्स्ट मैच करेगा। उसके बाद जो है ना, कितने 4 ही पूछे हैं, ठीक है, तो चारों हमने बता दिए। इसके साथ 1 2 3 4 इथीन भी है, सॉरी इथीन जो है, इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है। तो इथेन का 1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो ये इसके साथ मैच करेगा। तो ए का आएगा थर्ड, बी का आएगा आपका सेकंड, बी का सेकंड किस में है, बी का सॉरी ए का थर्ड, बी का आएगा 1 सिग्मा 1 पाई, फोर्थ, बी का फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और सी का आएगा सेकंड, इसमें है, और किस में है, इसमें है, ए और सी में। और डी का आएगा फर्स्ट, कौन सा वाला है, तो ये है आपका ए ऑप्शन। ए का थर्ड, बी का है आपका फोर्थ, बी का ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, given below are 2 statements. Statement first, aniline does not undergo Friedel-Crafts alkylation reaction. बोलना है कि aniline जो है ये Friedel-Crafts alkylation reaction नहीं देता है, ठीक है। तो ये है बेटा aniline हमारा। जब हम aniline की रिएक्शन करते हैं RCl से in presence of AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। और होता क्या है, लुईस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, तो क्या होगा, ये लॉन पेयर डोनेट करेगा इस लुईस एसिड को। जब लॉन पेयर देगा तो इसके साथ ये बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा AlCl3 नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी फर्दर, नो रिएक्शन।
बात समझ में आई? ठीक है, अब इस पे रिएक्शन करना डिफिकल्ट है, समझ में आई बात? उसके बाद जो है लिखा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू द गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, बिल्कुल सही कहा है कि एनिलीन जो है हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इस मेथड से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर बेटा हम देखेंगे एराइल हैलाइड्स की, ठीक है, एराइल हैलाइड्स आर ऑलमोस्ट, ठीक है ना, डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ पे रिएक्शन करा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकते। ये इतना न्यूक्लियोफिलिक और ये इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है कि ये इसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे। बात समझ में आई? तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट statement second is false. Statement first is false. Both statement first and second are ट्रू, तो दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि ये तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही नहीं है, अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। इसी तरह से आप इसको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एराइल हैलाइड्स पे जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये है प्रेम पैम प्राइमरी एराइल हैलाइड, इससे बनाना डिफिकल्ट है। समझ में आई बात? उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या किया है, इस एल्कीन को कन्वर्ट किया है एल्डिहाइड में। ठीक है, तो एल्डिहाइड कैसे कैसे बन सकता है, यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के रिएजेंट्स है। अगर हम एक एक करके भी देखेंगे तो क्या हो सकता है, अगर हम पहला वाला इसको मैं कंसिडर करता हूं आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये है आर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस पार्ट एज ए आर ग्रुप। ठीक है, इसको मैं आर मान रहा हूं। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन हमने बेटा यहां पे करनी है डबल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम BH3 की बात करेंगे तो BH3 जो है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो है एडिशन करता है ये, क्योंकि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से पहले ये अटैक करेगा सो दैट चार्ज विल जनरेट एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, तो हमें ऐसा मिल जाएगा। तो ये है R CH2 CH2 और ये है CH2 BH2। ठीक है, इसी तरह से ये, क्योंकि इसके पास जो है BH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 मॉलिक्यूल्स के साथ ये जो है एट ए टाइम रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हम वो नहीं दिखाएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव लेंगे इस वाले स्टेप में, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होगा H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ जो है इन प्रेजेंस ऑफ OH, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा, बोरान कार्बन बॉन्ड विल बी ब्रेक, तो यहां से क्या होगा CH2, ये है CH2OH। ठीक है, तो मिला हमें 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद थर्ड डाला अल्कलाइन KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बेटा ये जो 1 डिग्री अल्कोहल बना है, 1 डिग्री अल्कोहल जो है इस अल्कलाइन KMnO4 से क्या होगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, बट दैट एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड अगेन। ठीक है ना, इसकी क्या होगी, ओवर ऑक्सीडेशन। ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ओवर ऑक्सीडेशन करेगा, तो ओवर ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा, अगर हम देखेंगे यहां हाइड्रेशन की है, तो हाइड्रेशन से आपको पता है कि अगर आपके पास ऐसी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, तो ये ऐसा कुछ होगा RCHOH CH3। ठीक है, तो यहां पे इस तरह का मॉलिक्यूल मिलेगा, क्योंकि यहां अब 2 डिग्री अल्कोहल बना है, तो इससे एल्डिहाइड फॉर्म तो हो ही नहीं सकता, और तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, फिर ऑक्सीडेशन होगी तो बट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी हाइड्रेशन है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही बनेगा, तो ये भी इससे मैच नहीं कर सकता। अब ये वाला देखिए बेटा, BH3H2O2 जो मैंने मैकेनिज्म यहाँ बताया है, उसके बाद दिया है PCC। PCC मीन्स pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ये जो PCC होता है, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स कि ये ओवर ऑक्सीडेशन नहीं करता। ठीक है, ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, CH2 CH2 CHO। ठीक है, तो यहां से 1 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, जी बेटा। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट
द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट, मीन्स कि जब SN1 की बात आती है तो कार्बोकैटायन की बात आती है, ठीक है, मतलब जिसमें कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा वो SN1 फास्ट देगा। तो अगर हम पहले वाले की बात करेंगे, यहाँ पे बेटा फिनाइल कैटायन बनेगा जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, और इस वाले में देखेंगे यहां बनेगा 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा, ये स्टेबल होता है। 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है, ये है 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो ये बहुत स्टेबल है, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। और यहाँ तो 1 डिग्री बनेगा, यहाँ 2 डिग्री बनेगा, बट यू नो दैट 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग ऑल दीज, जो भी जितने यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने कहा कि SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। बहुत सिंपल, मतलब कार्बोकैटायन सब में जनरेट करना है तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन इसमें बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद a compound with molecular formula C6H14 has 2 tertiary carbons, its IUPAC name is, ठीक है, बोला है कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है कि उसमें 2 टर्शियरी कार्बन्स है और उसका IUPAC नेम क्या होगा। तो बेटा अगर हम देखेंगे इट विल बी लाइक दिस, CH3 ये है आपका CH 1 2 3 3 6 3 9, 9 और 2 11, 2 टर्शियरी कार्बन्स, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसा होगा CH CH CH3 CH2 4। तो अगर हम यहाँ पे, ठीक है, ये तो क्वाaternary कार्बन बन गया, ठीक है, हमें बनाने हैं 2 टर्शियरी कार्बन्स, 2 टर्शियरी कार्बन्स, ठीक है। तो CH3 has 2 tertiary carbons, CH3 CH3 H CH3 ये बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे कहीं से भी नंबरिंग यहाँ से करो, यहाँ से करो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन पहले देखनी है। पहले हम काउंट करेंगे कार्बन, और ये बराबर है क्या, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 कार्बन है। हाइड्रोजन 14 है, 3 और 3 6 7 8, 8 और 6 हो गए 14। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल मैच किया है यहाँ पे। और अगर हम नंबरिंग करेंगे बेटा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, चाहे यहाँ से करो या यहाँ से करो, सब में सेम बनेगा। बट यहाँ देखेंगे ये है 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, सो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे 3 है एक्चुअल में, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। सो 2 3 डाई मिथाइल, सॉरी ये 2 2 ही होगा फिर, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ए, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन जो है ये 3 डिग्री कार्बन है, और ये कार्बन भी क्या है बेटा, 3 डिग्री कार्बन, ये दोनों 3 डिग्री कार्बन है ना। कि एक कार्बन के साथ कितनी और कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। अगर 3 कार्बन होंगे तो 3 डिग्री होगा, और एक होगा तो 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो इसमें जो है 4 1 डिग्री है और 2 3 डिग्री कार्बन है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, the reagent with which glucose does not react to give the corresponding tests, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स आर, कह रहे हैं कि जो ग्लूकोस होता है, डी ग्लूकोस, वो किन के साथ ये टेस्ट नहीं, कौन सा टेस्ट नहीं देता, ठीक है ना, किन किन के साथ रिएक्शन नहीं करता। होता क्या है बेटा, अगर हम डी ग्लूकोस की बात करेंगे, डी ग्लूकोस जो है एक्चुअल में अगर आप सोल्यूशन की बात करेंगे, ये इस फॉर्म में रहता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ये है डी ग्लूकोस, ठीक है। ओपन भी रहता होता है, बट
मैक्सिमम जो है वो इसी फॉर्म में रहता है, साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। टॉलिन्स रिएजेंट के साथ तो करता है क्योंकि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है टॉलिन्स रिएजेंट। एक तो शिप्स रिएजेंट के साथ नहीं देता है रिएक्शन, और साइनोहाइड्रिन भी बनाता है HCN के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। और इसके साथ ऑक्साइम भी बनाता है, किसके, हाइड्रोक्सल अमीन के साथ। और तीसरा जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसके साथ नहीं करता है रिएक्शन। तो ये दोनों रिएजेंट्स करेक्ट है, ठीक है। रिएक्टिविटी भी इनकी कम होती है। तो क्या है, बी एंड ई, तो ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, यहां पे पूछा है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है, पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। जब आप अल्कोहल की 2 डिग्री अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन करते हैं PbR3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे POH3 का फॉर्मेशन होगा, मतलब हम ये 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, सीधे सिंपली क्या करना है, Br ऐड करना है OH की जगह, ठीक है। यहाँ पे Br लग जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की फॉस्फोरस के साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये निकलेगा इसके साथ, तो Br लग जाएगा। तो इसमें तो है नहीं, गलत है। इसमें भी नहीं है तो गलत है। इसमें यहाँ पे है तो गलत है, सॉरी, हाँ ये तो पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ठीक है। और अब इसमें देखेंगे, इसमें तो नहीं डाला है। और इसमें देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे है Br, ठीक है। और यहाँ पे Br है, इन दोनों में से कोई होगा। तो क्या होगा, जैसे Br लग जाएगा बेटा यहाँ पे, फिर उसके बाद ये ए प्रोडक्ट, अब यहाँ हाइड्रोजन है, और इसके बाद जो है यहाँ से इसने एलिमिनेशन की है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में। अब क्या है, Br यहाँ पे है, तो हम यहाँ से एलिमिनेशन करते हैं। यहाँ से एलिमिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल सेट्स ऑफ प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद फॉर द गिवन रिएक्शन, एल्कीन फिर से है, KMnO4 से रिएक्शन की है। तो पहले हम बेटा क्या करते हैं, जब इसको रिएक्ट करते हैं इसके साथ, तो ये बनाता है, सबसे पहले प्रीवियस रिएक्शन में मैंने बताया था आपको, पहले सिन डाइऑल फॉर्म होगा। सिन डाइऑल का आगे से क्लीवेज होगा, ठीक है। मैं अगर बताऊंगा आप लोगों को, पहले इसमें क्या होता है, CHOH, CH, और ये साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे भी OH, ठीक है। और उसके बाद जो है फर्दर रिएक्शन करके इसको ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद एल्डिहाइड फॉर्म होगा, और एल्डिहाइड जो है फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहले ये बनेगा बेटा, इसके दो, और उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन करके, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये करता है ओवर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, उसके बाद है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे बोला आपसे मेजर प्रोडक्ट बता दो, तो पहली जो रिएक्शन है बेटा, ये क्या है, आपने NaCN लिया है, इट्स ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीधे CH2 CH2, ये है CN, और साइड प्रोडक्ट क्या है, साइड प्रोडक्ट है आपका NaI, ठीक है, सोडियम आयोडाइड। तो इससे मतलब नहीं है, तो हमारा ये ए प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ए प्रोडक्ट की रिएक्शन की है इसने, OH नेगेटिव से बोला है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बेटा क्या होगा, एमाइड फॉर्म होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, और ये है आपका C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो ये क्या बना, एमाइड। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, बी प्रोडक्ट, ठीक है। तो एमाइड फॉर्म हुआ, और फर्दर एमाइड की रिएक्शन की है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2, इसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, एमाइड जो है प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होता है, और यहां से लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। मतलब एक कार्बन कम होगा, जो कि आपका ओरिजिनल एमाइड है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे CH3 CH2 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 NH2, ठीक है। तो ये देखो बेटा क्या है, 1 2 3, ये इसे बोलेंगे हम क्या, प्रोपाइल एमाइन, ठीक है कोई ऑप्शन, ये है सी आंसर,
ठीक है। तो सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो आपने ये कंपाउंड बनाया, इसकी हाइड्रोलिसिस की, अमाइड फॉर्म हुआ, पहले नाइट्राइल, फिर उसके बाद अमाइड बनाया, अमाइड की हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की, तो प्रोपाइल अमाइन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स ए एंड बी obtained इन द फॉलोइंग रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली आर, यहाँ पे बोला है क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था ये है प्रिपरेशन ऑफ alcohols, alkyl halides, sorry, preparation of alkyl halides। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड 3 मिले हैं आपको, और साथ साथ क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, साथ साथ जो ए प्रोडक्ट होगा दैट विल बी POH3। ठीक है ना, POH3 या H3PO3। ठीक है, जैसे ये है H3PO3, H3PO4, ये तो नहीं होगा, तो एक तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। उसके बाद अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन की, तो RCl, HCl और B जो बेटा यहाँ पे होगा दैट विल बी POCl। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी B। ठीक है ना, ये POH3 या H3PO3 लिख सकते हो, और POCl3। अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसे OH OH OH, ये आपका ए प्रोडक्ट होगा, और दूसरा जो है P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, ये आपका बी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है बेटा, बी। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सोल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट विच of the following acid is added to prevent the hydrolysis of Fe2 positive ion। ठीक है, मोरस सॉल्ट जो है इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा कुछ होता है, FeSO4 and NH4 twice SO4 6 times water, इसे बोलते हैं मोरस सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, मोरस सॉल्ट, या डबल सॉल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 कैटायन्स होते हैं, एक तो आपका अमोनियम आयन, 2 अमोनियम आयन मतलब कैटायन इसका, और कैटायन आपका 2 पॉजिटिव कैटायन किसका, आयरन का। ठीक है, तो ये जो आपका मोरस सॉल्ट होता है, इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का एडिशन होता है, सो दैट कि इसमें क्या हो जाए, इसकी हाइड्रोलिसिस आयरन 2 पॉजिटिव की हाइड्रोलिसिस ना हो जाए। ठीक है, तो है कोई ऑप्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो बी आंसर। तो खत्म। ठीक है, इसके साथ जो है सारे क्वेश्चंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कस हो गए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।